कौन कहता है कि मंजिल दिखाई नहीं देती, लोग रोकते हैं मुझे, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, मेरा हौसला मेरे कानों में चुपके से कह रहा है कि आंखें खोल, और कहता है कि कौन कहता है मंजिल दिखाई नहीं देती। नमस्कार, मैं हरेंद्र सिंह तोमर एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं सिलेक्शन की बात में, और जब कोई नई वैकेंसी अपडेट करती है गवर्नमेंट, तब हम आपसे मुलाकात करते हैं। आज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट की वैकेंसी अनाउंस्ड की है, और इसमें 950 पदों पर भर्तियां हैं। यानी इसका मतलब है 950 से ज्यादा क्लेरिकल स्टाफ यानी असिस्टेंट स्टाफ की जॉब आई है आरबीआई के अंदर। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कहां कहां कैसे वैकेंसी है, कट ऑफ क्या रहता है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी एग्जामिनेशन के लिए, इन सारी चीजों के बारे में आप मुझसे जानेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं और आपको उन चीजों से कोरिलेट करना है। जैसे कि अभी रिसेंट में आरबीआई का एग्जामिनेशन आने वाला है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, आरबीआई की जो वैकेंसी आई है ना, इसका 1 महीने बाद एग्जाम है, 1 मंथ बाद एग्जाम है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये 1 मंथ 1 महीने में तैयारी करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। आगे मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, और कब फॉर्म आने वाला है, कब एग्जाम होगा, क्या पैटर्न है, वो सब बताने वाला हूं। बस ये बात आपने खुद भी कई लोगों से सुन चुके होंगे कि भैया जो एग्जाम है वो 1 महीने के बाद है, फॉर्म भरने के बाद। अब 1 महीने में क्या इतना हमारे लिए सफिशिएंट टाइम है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? तभी तो हमें वेबिनार लेकर आए हैं, ये वीडियो लेकर आए हैं, जिस वेबिनार और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करेंगे और कैसे 1 महीने के अंदर अच्छे मार्क्स लाकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का पुनः स्वागत है एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आज हम आरबीआई की असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर असिस्टेंट में वर्क क्या रहता है। ये बात तो समझ में आ गई कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जॉब रहती है। अगर असिस्टेंट की क्लेरिकल की तो समझ में आता है कि कैशियर लेवल का वर्क होगा। अब यहां पब्लिक डीलिंग वाला तो काम ही नहीं, तो क्या काम है? तो आप क्यों भूल जाते हैं कि आरबीआई के पास सारी बैंकों का रजिस्ट्रेशन तो होता है कि नहीं होता है, एसजीएल अकाउंट तो होता है कि नहीं होता है, डेट ऑफिस होता है कि नहीं होता है। इन सारे ऑफिस में जितने भी क्लेरिकल स्टाफ की जो वैकेंसी होती है वो आरबीआई के अंडर में आती है, जैसे मेंटेनिंग डिपार्टमेंट, फाइल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्लियरिंग डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ लेजर मेंटेनेंस का काम आरबीआई में रह रहे असिस्टेंट काम करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके बारे में जिक्र कर देता हूं। वैसे बताना इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप तैयारी के मूड में रहते हैं तो आपको मोटिवेशन की आवश्यकता बहुत पड़ती है। मेरा एक स्टूडेंट है जो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। जब आरबीआई का फॉर्म निकला उसके पहले उसने आरआरबी के फॉर्म के लिए तैयारी की थी। वही तैयारी जो आरआरबी के लिए की थी वही सेम तैयारी इसमें काम आ गई थी। मतलब जो बच्चे ने आरआरबी की तैयारी की थी और आरआरबी में उसका एग्जाम निकला था पीओ और क्लर्क यानी असिस्टेंट दोनों, और इसमें जो तैयारी की थी वही तैयारी उसको यहां काम लग गई थी। तो उसने पहले तो आरआरबी पीओ ज्वाइन कर लिया था, और जब आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आई तो उसने ये भी एग्जामिनेशन की तैयारी की और उसका सिलेक्शन हो गया। हमने पूछा कि तुमने कुछ अलग से तैयारी नहीं की? बोले सर कुछ अलग से है ही नहीं। जो एग्जामिनेशन बैंकिंग निकालती है, चाहे वो आप एसबीआई की तैयारी करें, चाहे वो आप आईबीपीएस की तैयारी करें, चाहे आरआरबी की तैयारी करें, वो सारी तैयारी का फंडामेंटल एक ही है। बस पैटर्न हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। पैटर्न का मतलब क्या है, इसको भी हम इसी वीडियो में जान लेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सर फॉर्म फिलिंग की डेट कब से स्टार्ट है? 17 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 17 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप एग्जामशाला की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर भी कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग 17 फरवरी से 8 मार्च तक वैलिड होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जरूरी है, पर क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके में बता देते हैं। लिखा हुआ है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, कंडीशन है, लेकिन आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है पर कंडीशन अप्लाई है। अभी आरबीआई को छोड़ के और सारे एग्जामिनेशन है, जैसे आईबीपीएस के 2 एग्जामिनेशन, जैसे आरआरबी के 2 एग्जामिनेशन, जैसे एसबीआई के 2 एग्जामिनेशन। कौन कौन से आपको पता होगा? पीओ और क्लर्क। ठीक है, तो ये सारे 6 एग्जामिनेशन तो ये हैं, और कुछ इंश्योरेंस सेक्टर के, जैसे आपने एलआईसी का नाम सुना होगा, एनआईसीएल का नाम सुना होगा। इन सारे एग्जामिनेशंस में किसी में भी परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती है।
पर आरबीआई एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है बैंकिंग का कि जिसमें परसेंटेज की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? पहला तो ये। दूसरा, कितने परसेंट की जरूरत पड़ती है? जब अभी आप आरबीआई असिस्टेंट की जॉब देख रहे हैं, इसके बाद आएगी आरबीआई ग्रेड बी की जॉब, जिसको अपन लोग ऑफिसर बोलते हैं। जब ऑफिसर की जॉब आती है उसमें अलग परसेंटेज चाहिए, असिस्टेंट में अलग। असिस्टेंट में चाहिए ग्रेजुएशन में 50%, पर 50% जनरल कैटेगरी का बच्चा होगा, जिसको आप सामान्य कैटेगरी कहते हैं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग वालों के, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी 50% जरूरत है किसके लिए? आरबीआई असिस्टेंट फॉर्म भरने के लिए। जो बच्चा जनरल कैटेगरी से होगा, ओबीसी से होगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होगा। मान लेते हैं कि हम जनरल से नहीं है सर, हम हैंडीकैप कैटेगरी से आ गए, हम एसटी एससी कैटेगरी से हैं, तो केवल पास होंगे तो चलेगा। पहले बात समझ में आ गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद अगली बात कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया को बहुत आसान भाषा में आप जान लें, 20 साल से लेकर 21 साल का, 20 साल से लेकर 28 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है, पर एज ऑन 1/2/2022। मतलब इसका कहने का मतलब है 1 फरवरी तक आप 28 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, ना ही 20 साल से कम के। जो डेट कैलकुलेशन है वो 1 फेब से कैलकुलेट की जा रही है। क्लियर? मतलब अगर आप इसके बीच में है तो भी चलेगा, 20 पर है या 28 पर है तो भी चलेगा। एसटी एससी के लिए हर एक एग्जामिनेशन में अपन को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है कि आप 28 में 5 जोड़ देंगे तो 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी में 3 जोड़ देंगे तो आप 28 में 3 जोड़ने के बाद मतलब 31 साल तक आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। 950 वैकेंसी के लिए कब फॉर्म भरना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और कब से क्या कह सकते हैं एज क्राइटेरिया क्या है, वो मैंने बता दिया। एग्जाम कब से होगा, कब कब एग्जामिनेशन है और उनका क्या पैटर्न है उसको जान लेते। पर अब मैंने बताया आरबीआई असिस्टेंट, फिर मुझे बताना था कि आरबीआई ग्रेड बी का जो अभी फॉर्म आने वाला है, अपकमिंग फॉर्म है, उसमें ग्रेजुएशन में 60% चाहिए होगी। मतलब इसकी 50 की जगह क्या आ जाएगा, 60% आरबीआई ग्रेड बी के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर आई होप सबको हो गई होगी। चलते हैं आगे। अब आगे छोटे छोटे क्राइटेरिया और हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले प्री परीक्षा। प्री परीक्षा का मतलब है ये आपके सामने दिख रही परीक्षा, यानी कुछ एग्जाम, कुछ सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं? मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जिसके 100 क्वेश्चन, कितने मार्क्स? 100 मार्क्स के। अब जानना ये जरूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, हमें कितना लाना जरूरी है। पहले ये जानना जरूरी है कि इसके कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के। तो यही तो एसबीआई का पैटर्न है सेम, के मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मतलब वही एसबीआई का सेम पैटर्न है, कुछ भी बदला नहीं है। मतलब अगर आप कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते, जैसे एग्जाम साला जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से, तो डेफिनेटली आपको सारे एग्जामिनेशन में, मतलब इसमें आने वाले सारे कह सकते सब्जेक्ट में हेल्प मिली होती और मिलेगी भी अगर आप आज करते हैं तो। मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन कितने? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसके बाद जैसे आप प्री परीक्षा पास करते हैं, पर प्री परीक्षा होगी कब? 1 घंटे के अंदर प्री परीक्षा देनी है, और प्री परीक्षा होगी कब? तो 26 और 27 मार्च 2022 को। 26 और 27 मार्च 2022 को। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तारीख हो रही है 22 फरवरी। अब 22 फरवरी से हमने सीधा बताया 26 यानी 26। मान लो आपने 4 दिन के अंदर फॉर्म भर लिया, अब इन 1 महीने के टाइम में आप कैसे इसको कवर करोगे, सब बातें मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। पर उससे पहले आपको मेंस एग्जामिनेशन का समझना है। प्री पास करने के बाद मेंस के लिए आपको मई का टाइम मिलेगा, पर अभी डेट फिक्स नहीं है मई में कौन सी डेट आएगी आपकी। ठीक है, मान लेते हैं कि मार्च में आप एग्जाम दे देते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप पास होने वाले हैं, तो पूरा आपको बढ़िया से मार्च के बाद अप्रैल का समय मिल जाएगा। हो सकता है लास्ट मई तक चला जाए, जैसे यहाँ लास्ट मार्च है, जैसे लास्ट वीक ऑफ मई हो गया तो आपको आराम से हमारे हिसाब से 1.5 महीने आपको मेंस के लिए मिल जाएंगे। मतलब मेंस में जो अलग से पढ़ना होगा वो हम प्री के बाद पढ़ लेंगे। मतलब अगर आप बैंकिंग की कंप्लीट तैयारी कर रहे होगे प्री और मेंस की, तो उसके लिए कुछ दिन के लिए रोक देना पड़ेगा और आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा प्री एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप प्री एग्जामिनेशन, जैसे आप अभी डेली करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, उसमें 1-2 घंटे दे रहे होंगे, वो नहीं देना है।
अभी कुछ दिन के लिए नहीं देना, ठीक है, नहीं उसको आउट कर देना है। कैसे आउट होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, पर अभी मेंस का पैटर्न समझ लेते हैं। मेंस का पैटर्न ऐसा है दोस्त कि आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश सिमिलर है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ कंप्यूटर जो है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ऐसा बैंकिंग का एग्जाम आरआरबी भी नहीं देता है सर। आरआरबी भी इतने 40 मार्क्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है। आरबीआई ही एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो परसेंटेज लेता है, किसमें, हमारे ग्रेजुएशन में, और आरआरबी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन देता है और 40 मार्क्स देता है। और तोमर सर मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे द्वारा कंप्यूटर पढ़ लिया, 40 क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे आपको, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज जितने बच्चे आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी पर हैं उनसे किसी से भी पूछ लीजिएगा, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है या नहीं। मतलब अभी इन दो सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है हमारे बाद के हैं। पर अभी तो जान लेते हैं कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, 135 मिनट का समय मिलेगा। अब हमें जानना क्या था कि हमने जाना जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को छोड़ देना है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है? पहले तो ये पैटर्न जान लिया, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, जान लिया, बोलो हाँ। अगर ये जान लिया है तो हाँ लिखो, नहीं जाना है तो ना लिखो, हम फिर समझा देते हैं। अब आगे जानने वाली और बातें क्या है कि सर हमने प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, अब क्या इंटरव्यू होगा इसमें? तो बेटा इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें होता है एलपीटी। एक सीपीटी सुना होगा आपने, अगर परीक्षाएं देने जाते हैं आप रेलवे वगैरह की और एसएससी वगैरह की, तो आपने सीपीटी का नाम सुना होगा, यहां एलपीटी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऐसा टेस्ट जिसमें आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आना जरूरी है। मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इस फोटो के माध्यम से। देखिए आपके सामने एक फोटो है जिसमें कुछ रीजन्स ऑफिस दिए हुए हैं या कुछ स्टेट के ऑफिस दिए हुए हैं, उन स्टेट ऑफिस पर वैकेंसीज है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं अहमदाबाद, हम देख पाए हैं बंगलोर, हम देख रहे हैं भोपाल, हम देख रहे हैं भुवनेश्वर, हमने देखा चंडीगढ़, ऐसे बहुत सारे रीजनल ऑफिस है। अब आप कहेंगे गुजरात में कहां वैकेंसी है? तो अहमदाबाद है कहां का भैया? गुजरात का ही तो है। अब आपने मान लेते हैं कि गुजरात में वैकेंसी अप्लाई कर दी, मैंने वैकेंसी अप्लाई कर दी, मैं मान लेता हूं कि बिलोंग करता हूं मध्य प्रदेश से, मुझे आती है हिंदी, मुझे गुजराती नहीं आती है, तो मुझे एलपीटी परीक्षा देनी पड़ेगी, और अगर मैं उसमें फेल हो जाता हूं तो मैं फेल माना जाऊंगा। एकदम क्लियर सी बात है। अब इसका कोई तोड़ है सर कि हम मान लो नहीं देना चाहते हैं एलपीटी, तो भैया ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। एक चीज का शॉर्टकट है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की भाषा अगर आती है तो वहीं से फॉर्म अप्लाई करें, एकदम क्लियर। मान लेते हैं कि एक बच्चा ऐसा है कि जो यूपी से बिलोंग करता है, किधर से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, गुजरात में रहता है, गुजरात में एजुकेशन हुई है, पर गुजराती पर टूटी फूटी कमांड थोड़ी सी कम है, मतलब 80-90% कमांड है। तो एक बात जान ले, आरबीआई अब तक एलपीटी केवल उन्हीं बच्चों का लेता था, इस बार मेंशन नहीं नोटिफिकेशन में, इसलिए मैं आपको कमिट नहीं कर रहा हूं। अब तक उन्हीं बच्चों का एलपीटी परीक्षा होता था जिन बच्चों का 10th में, किसमें, 10th बोर्ड में उस स्टेट की लैंग्वेज मेंशन नहीं होती थी। जैसे मान लो कोई बच्चा बिलोंग तो उत्तर प्रदेश से करता है, बोर्न उत्तर प्रदेश में हुआ, पर स्टडी प्रोग्राम उसका गुजरात में हुआ। अब गुजरात में आने के बाद उसने जब 10th पढ़ा तो 10th में एक गुजराती सब्जेक्ट था, तो उसका फिर एलपीटी नहीं होगा, अब तक नहीं होता था, इस बार होगा या नहीं होगा ये आरबीआई डिफाइन करेगी। नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये दिमाग में डाल के चलना है कि अपने लिए तो टेस्ट देना पड़ेगा। और जब एलपीटी परीक्षा आपकी होगी तो उसमें अगर आप फेल हो गए तो आप फेल माने जाएंगे। इसीलिए ज्यादा वैकेंसी देखकर, कहीं स्टेट की वैकेंसी ज्यादा देखे तो ऐसा नहीं कि फटाक से उस स्टेट में फॉर्म भर दे। कोशिश मान लेते हैं एक बच्चा है गुजरात का, अब उसको दिखा कि दिल्ली में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, हम दिल्ली भर देते, ऐसा बिल्कुल मत करें। आप ये बात जान लें कि जब आप गुजरात से हो और गुजराती आती है तो आप समझें कि गुजराती केवल उन्हीं लोगों को आती होगी जो गुजरात से टच रखते होंगे। हर एक बंदा जरूरी नहीं कि गुजराती जाने, मराठी जाने। तो आप महाराष्ट्र और गुजरात से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जिसकी भाषा हिंदी नहीं है, तो प्लीज उस स्टेट से ही फॉर्म भरें ताकि आपको लैंग्वेज का बेनिफिट मिल सके। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। स्टेट वाइज जॉब है, स्टेट वाइज कट ऑफ होता है। कट ऑफ का मतलब है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को आसान भाषा में समझना है तो इतना समझो कि गुजरात यानी अहमदाबाद रीजन में जो इस साल वैकेंसी आपको दिख रही है, 35 वैकेंसी इस बार है। देखो ये वैकेंसी आपको दिख रही है, ये जो वैकेंसी है ये 35 वैकेंसी अहमदाबाद यानी गुजरात रीजन में है। और गुजरात रीजन में जैसे 100 नंबर का प्री परीक्षा हुई,
तो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था 92 पॉइंट कुछ, इसको हम लोग 93 मान लेते हैं कि कट ऑफ गया था हमारा 93। अब 93 कट ऑफ मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला भाई। अपन तो जैसे तैसे 80 से बच के पास हुए ग्रेजुएशन, और आप कह रहे 100 में से 93 मार्क्स ला। परीक्षा का कट ऑफ कब ज्यादा जाता है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए परीक्षा का कट ऑफ दोस्त तब ज्यादा जाता है जब परीक्षा इजी हो या फिर परीक्षा में कंपटीशन हो। कंपटीशन क्यों होगा परीक्षा में वो समझते हैं, और परीक्षा का कट ऑफ ज्यादा जाता है क्यों वो भी समझते हैं। सबसे पहले कंपटीशन क्यों ज्यादा होगा? कंपटीशन इसीलिए ज्यादा होगा क्योंकि आईबीपीएस पीओ की सैलरी जितनी होती है उतनी ही सैलरी असिस्टेंट की यहां होती है। इसीलिए जो भी बच्चा गवर्नमेंट बैंक में सेलेक्ट हो चुका है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हो गई, एसबीआई बैंक हो गई, रीजनल रूरल बैंक हो गई, जो रीजनल रूरल एरिया के लिए काम कर रही उन बैंकों में किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होगा तो उसका अगला ड्रीम जॉब होता है कि हम आरबीआई में काम करें। और आरबीआई में काम करने का यही एक सबसे बड़ा रीजन है, वो है पैसा, वो है सैलरी। मनी इज द बेस्ट मोटिवेशन टूल। दुनिया का सबसे ब्रह्मास्त्र मोटिवेशन टूल है पैसा। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप घर के बाहर बैठे हैं, सोच रहे डॉक्टर के पास कैसे जाएं, बड़ा तकलीफ हो रहा है, पर आप अपने घर के बाहर नहीं, पता नहीं किसी और के घर के बाहर बैठे थे, अचानक रास्ते पर नजर पड़ती हो तो 2000 रुपए के 5 नोट आपको नजर आते हैं। मैं गारंटी से कह रहा था कि जिसके घर के बाहर आप बैठे थे और डॉक्टर तक जाने में आपको तकलीफ हो रही थी, शायद वो 2000 के 5 नोट पाकर आप कब डॉक्टर से भी आगे निकल जाए आपको पता नहीं चलेगा। मनी मतलब पैसा जब आता है तो आदमी उत्साहित होता है, उमंगित होता है, लालसा जनरेट होती है, जिज्ञासु बन जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन है पैसा। और पैसा कहां से आता है? एक अच्छे प्रोफेशन से, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, और आरबीआई वो प्लेटफॉर्म देता है, इसीलिए 50% देता है, पहला। दूसरा, जितने भी बैंक के बच्चे हैं इस बात को बहुत ध्यान से समझे, those candidate who have already qualified banking examination expect RBI। RBI के एग्जाम छोड़कर जिन्होंने वो 6 एग्जामिनेशन, SBI, IBPS, RRB, इनमें से इन 6 एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम निकाला होगा, 100% वो बच्चा RBI का फॉर्म भरा होगा। तो एक बात समझो, कंपटीशन कहां क्यों ज्यादा बढ़ गया? क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाइंग कैंडिडेट अप्लाइंग इन आरबीआई। पहली कंडीशन तो ये है दोस्त, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है। दूसरा, इतना टफ एग्जाम नहीं होता है। अगर टफ एग्जाम होता तो कट ऑफ 90 प्लस नहीं जाता। इस बात को मैं फिर गहराई से आपको समझा रहा हूं। मेरी बातों को बहुत गहराई से जान ले कि अगर आरबीआई टफ एग्जाम दे रहा होता तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता। इसीलिए आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और सिविल सर्विसेज का कट ऑफ उठा के देखेंगे। अगर आप गुजरात से हैं तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का आप कट ऑफ उठाकर देखिए, 25% लाने वाला बच्चा पास हो जा रहा है। मतलब 400 मार्क्स का पेपर हो, कट ऑफ 96, 94 और 104 तक जाता है तो बच्चा पास मान लेते 25% पर। क्यों? क्योंकि जीपीएससी का लेवल अब यूपीएससी की तरह हो रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह हो रहा है। स्टेट पीएससी अब स्टेट पीएससी से कन्वर्ट होकर यूपीएससी की परीक्षाओं की तरफ मूव ऑन कर रही है। तभी जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे कट ऑफ डाउन होता है। जैसे जैसे लेवल का पेपर का लेवल डाउन होता है कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि इजी पेपर होता है, सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। अब तकलीफ कहां है कि सर ये बात तो आपने बता दी कि पेपर इजी है और अगर हम 1 महीने में चाहेंगे तो मेन टॉपिक कवर करके, प्री बेस टॉपिक कवर करके हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर हमने डेटा इंटरप्रिटेशन को टारगेट कर लिया और हमने नंबर सीरीज हो गया हमारा, या फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, आपको परसेंटेज आ जाएगा, आपको रेशियो आ जाएगा। मतलब आप डेटा इंटरप्रिटेशन को टारगेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम मैथ्स आपका यहां कवर हो रहा होगा, मैक्स टू मैक्स का। तो इसीलिए सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन को आप टारगेट कर लें। उसके बाद वो क्वेश्चन जिन क्वेश्चन में डेटा इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे हो गया टाइम एंड वर्क, CISI, तो इन सारे जो ट्रेन की प्रॉब्लम हो गई, बोट एंड स्ट्रीम हो गए, ऐसे 2 से 3 टॉपिक उठा लें पहले। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आपका प्राइमरी फोकस हमें पता है पजल पर होना चाहिए।
तो हम प्राइमरी फोकस मजल पे करेंगे, उसके बाद आप डिस्टेंस डायरेक्शन उठा लो, आप ब्लड रिलेशन उठा लो, आप कह सकते हैं ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल उठा लो, कोडिंग डिकोडिंग उठा लो, इन टॉपिक्स को। और यहां पर अगर आप न्यूज़पेपर को डेली एनालिसिस करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस इसके साथ एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आरसी वाले टॉपिक उठा, ऐसे मेन टॉपिक आपने उठाए, पर मेन टॉपिक उठाने के बाद भी सारे टॉपिक आपको आने लगे, 1 महीने का समय है ना, फिर अगर 7 से 8 घंटे डेली देंगे तो आप गारंटेड परीक्षा क्लियर कर लेंगे। कई लोग जैसे जो वीडियो अपलोड करेंगे तो कई लोग कमेंट में पूछेंगे कि सर मुझे प्लीज बताओ कि हम इतने नंबर कैसे लाएंगे। पढ़ने से लाएंगे, मैं एकदम सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। फिर पढ़ने के बाद दूसरा फॉर्मूला है स्पीड। देखो यार, हमें 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास 60 मिनट का टाइम है, क्या हम वो 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कर पा रहे हैं? ये बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर हम वो 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कर पाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस 100% है। क्यों? क्योंकि हमने अपने टाइम को कंट्रोल करके रखा। एक बहुत बड़ी बुक आई थी, आपने नहीं पढ़ी होगी तो मैं बता देता हूं। वो बुक में एक चीज लिखी हुई थी, वो मैं आपको बताता हूं। बहुत बड़े फिलोसोफर हैं इमर्सन, वो लिखते हैं कि जिन लोगों का टाइम के साथ रिलेशन है, अभी वैलेंटाइन निकला 14 तारीख को, काफी रिलेशन बने होंगे, कई लोग ब्रेकअप भी हुआ होगा, भगवान जाने जैसा हुआ हो, पर हम अभी तक सिंगल है। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि हमारा रिलेशन टाइम के साथ है। टाइम का रिलेशन जिसके साथ बन गया और जिसका रिलेशन टाइम के साथ बन गया उसको जीवन में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि समय पहले से परिभाषित होता है, समय को परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। जिसके प्रति समय अच्छा कार्य करने लगेगा, आदमी कहते हैं ना कि समय बलवान होता है, आदमी का समय होता है तो आदमी राजा बन जाता है, समय होता है तो रंक बन जाता है। समय की परिभाषा है, समय मतलब टाइम, और इस टाइम से जिसने रिलेशन बना लिया उसको 100 क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हम जानते हैं कि जीवन की बात तो छोड़िए, दुनिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आज के दिन की ही बात कर ले, क्या आज के दिन का हमारे पास टाइम शेड्यूल है? नहीं। क्या हमारे पास आज से कैसे हम तैयारी करेंगे ये कोई फॉर्मूला है? नहीं। क्या हमें अपना गोल पता है? यस। तो क्या हमें टारगेट पता है कि गोल कैसे अचीव हो? नो। हम क्या प्लानिंग बनाते हैं? नो। क्या हम टाइम से सो रहे, टाइम से उठ रहे, फिक्स है? कहेंगे नो। कई लोग कहेंगे कि यस हमारा फिक्स है, हम टाइम से सो रहे, टाइम से उठ रहे, लेकिन फिक्स नहीं है कि जब आप उठे और अगले दिन जब आप उसी दिन आप जब सो रहे या अगले दिन जब उठेंगे, आप पता नहीं आप कब उठेंगे, लेकिन जब से आप उठे और जब तक आप सोए उसके बीच के 14-15 घंटे के वक्त में आप क्या करते हैं, करियर ओरिएंटेड करते हैं या नहीं करें, ये बहुत निर्धारित होता है। वही 15 घंटे आपके 60 मिनट को डिटरमाइन करते हैं। दोज पीपल हु कैन कंट्रोल, जो आदमी अपने कंट्रोल करता है सेंसेस को। सेंसेस का मतलब आपको विवेकानंद बुद्ध नहीं बनना है, मैं कह रहा हूं सेंसेस का मतलब है टाइम के साथ रिलेशन बनाना। जैसे ही आपका दिमाग, आपका मन आपको टाइम से विपरीत करने पर मजबूर करता है, आपको नियंत्रित करना है मन को और फिर से अपने कार्य के प्रति निर्धारित या कार्य के प्रति फिर से आपको आधारित हो जाना है। तो आए आपको समझ में आया होगा कैसे आरबीआई की वैकेंसी आई और कैसे तैयारी करें। कुछ लोग हैं जो तैयारी घर से करते हैं। जरूरी है, मैं भी सजेस्ट पहले यही करता हूं कि भैया पहले घर से तैयारी करें, पर अभी शायद समय नहीं है कि घर से तैयारी करें। तब आप एग्जाम साल आकर अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखो, सबसे बढ़िया फायदा समझो। पहले फायदा यह, देखो हम प्रमोशन थोड़ा कम करते हैं क्योंकि मेरी आदत में नहीं है प्रमोशन, लेकिन दोस्त क्या करेंगे, आपको बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कहेंगे बाद में कि हमको नहीं बताए थे कि अरे एग्जाम साला सिलेक्शन होता है इसलिए बता रहे हो, भैया बाद में मत बोलना, ठीक है। एग्जाम साला से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हम नेक्स्ट संडे, हर संडे सिलेक्शन की बात लेते हैं, जिसमें काफी ऑफिसर्स का इंटरव्यू हम लेते रहते हैं। अभी आप हमारे जैसे यूट्यूब चैनल पर हमें सुन रहे हैं तो काफी बड़ी एक प्ले लिस्ट है सिलेक्शन की बात जो मेरे साथ है होती है, तो वो आप आकर देख सकते हैं और वहां पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट के। फिर अब हम लोग जो हैं इस समय सूरत में है, अहमदाबाद में है, बड़ोदरा में है। जो कह रहे होंगे कि सर आप सूरत में हैं, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में, हम तो भोपाल से हैं, हम इंदौर से, कोई दिक्कत नहीं। प्ले स्टोर पे एग्जाम साला के नाम से सर्च करें, डाउनलोड करें, एक कोर्स परचेज करें केवल 99 रुपीज में। हमारा कोर्स जो है वहां 99 रुपीज में है, आप एकदम परचेज कर लें, पर प्रचार नहीं करना, इसको मिटा देता हूं, ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो परचेज कर सकते। पर एग्जाम साला अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। न्यू बैचेस जो हमारे हैं वो हर नए मंडे को, मतलब अपकमिंग मंडे को स्टार्ट हो जाते हैं। तो बैचेस की जानकारी के लिए दिए हुए हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी अपकमिंग ब्रांचेस बहुत जल्दी
गिफ्ट सिटी जहां बनने वाली है, जहां बहुत बड़ा ट्रेडिंग होगा और उन ट्रेडिंग की बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट क्लियर करेंगे, उस गिफ्ट सेंटर गांधीनगर में भी हम ब्रांच खोलने वाले हैं और साथ ही साथ राजकोट में भी बहुत जल्दी हमारी ब्रांचेस देखने को आपको मिलेगी। खैर ये हमारा मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि सिलेक्शन कैसे हो। तो अब परेशान मत हो, लोगों की बातें मत सुने, मन पर भरोसा करें और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लोग रोकते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनना है, हौसला जो कानों में कह रहा है उसको सुनिए और याद रखिए हौसला आपसे काम की शुरुआत कराता है। डिसिप्लिन यानी आप जो डेली कर रहे हैं उसको निर्धारित रूप से, कैलकुलेटिव रूप से करते रहे, ये सफलता की तरफ ले जाता है। तो हमने क्या सीखा कि उत्साह यानी उमंग हमें क्या देता है, साहस देता है किसी काम की शुरुआत करने के लिए। पर डिसिप्लिन यानी हम लगातार ईमानदार रहें, कार्य के प्रति सजग रहें और सकारात्मक सोच रखें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तो डिसिप्लिन और साहस का पूरा गेम है और बिलीफ सिस्टम का। जुड़े रहे मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरिंद्र सिंह तोमर एग्जामशाला से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अगर आपका मन करे तो वीडियो में कमेंट लिखकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब पर फ्री वीडियोस क्लासेस आरबीआई के लिए भी होंगी, एसएससी के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं, पर आपके प्यार की हमें हमेशा जरूरत होती है। तो लोगों में शेयर करें और बताते रहें कि एग्जामशाला हमेशा एक्टिव रहा है मार्केट में और आज भी एक्टिव है। चलिए तो फिर मुलाकात करूंगा। जाने से पहले एक जरूरी बात, मन का विश्वास आपको सबसे बेहतर बनाता है, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।